लाल पान की बेगम। ये कहानी लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अब इस कहानी में है क्या? इसमें है बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई ये कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री को पेश करती है। मतलब उसकी सोच लोगों से अलग है। वो एक ऐसी स्त्री है जिसकी सोच अलग है। पहले लोगों से चिढ़ती है, लोगों से चिढ़ाते हैं, लेकिन लास्ट में जब वो बैलगाड़ी उसका पति लेके आ जाता है, जब वो नाच देखना, तो सबको अपने साथ भी लेकर जाती है। उसको इस तरीके की स्त्री को उसमें दिखाया गया है। तो उसमें मुख्य पात्र कौन से हैं? एक 7 वर्षीय बच्ची है जिसका नाम बिरजू है। छोटा बच्चा जिसका नाम बिरजू है, ब्रिजमोहन। उसकी बहन चंपिया है, उसकी माँ है और उसका एक पिता है। एक बूढ़ी पड़ोसन है, वृद्ध पड़ोसन, मखनी फुआ, जिसको लोग मखनी फुआ के नाम से जानते हैं, और जंगी की नवविवाहित पतोहू है। तो ये सारे इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। अब कहानी में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है या किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा। मतलब इसने कहने का मतलब, कहानी का मतलब यही है कि हमें पहले से कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती तब तक उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ नहीं होती है तो ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा दर्द होता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ के बारे में पहले से नहीं सोचना चाहिए। फिर जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा सोख मोच दिया है उसके मर्द ने। कोलू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर नहीं दी उसके कसम ने। मतलब उसमें बिरजू की पिता के बारे में बताया गया कि वो अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। जो जमीन भी मिली है तो वो भी उसकी माँ की वजह से ही उन्हें मिली थी। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। मतलब पहले तो बहुत गुस्सा थी कि वो बात नहीं करेगी बिरजू के पिता से। परेशान थी, बहुत ज्यादा सोच रही, काफी कुछ सोच रही थी। खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन जब वो गाड़ी लेकर आ गया तब कहती है अब लाने की क्या जरूरत है, तो नाच खत्म हो गया होगा। और धीरे धीरे उसके साथ जो मन का मैल था, जो गुस्सा था, सब दूर हो गया। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे अपने खेत का है। तो टाट होती है, उसमें क्या होता है, जो छप्पर के ऊपर होती है लकड़ी के बीच में, पहले चिट्ठी पत्री वगैरह कुछ भी आता था तो उसके अंदर डाल के रख देते थे। तो वो चीज़ है इसके अंदर। तो वो कह रहा भी तो नाच शुरू नहीं हुआ, उसने बताया अपने खेत का। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन के अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारे खेत की बालियां। मलदहिया होटल पर जा रहा था, अपने खेत के धान को देखकर आंखों से जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। मतलब धान की जो पहली बाली थी उसको तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने हल्की सी डांट दी, कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे। मतलब उसने सीधा मुंह में डाल ली दान की बाली। तो उसने पहले पूजा पाठ करेंगे उसके बाद खाना चाहिए था, ऐसे नहीं खाना चाहिए था। बिरजू के बाप ने घूंघट झुकी दोनों पुतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। मतलब जब सबको गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा है तो जो नई नवेली दुल्हन है उनको देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके खेत में जो धान की बालियां झुकी हुई थी उनको देखकर वो याद आ गया उसे। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ सचमुच लाल पान की बेगम है।